गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पीबीएम स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आपके सामने भौतिक विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 11 के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। देखिए, भौतिक विज्ञान में किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। तो जैसा चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, तो सबसे पहले इसके अंदर एक शब्द आ रहा है प्रकाश। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, अपने को प्रकाश की एक अजीब सी परिभाषा देखने को मिलती है। प्रकाश जो है वो स्वयं दिखाई नहीं देता। देखिए, अजीब सी परिभाषा होती है प्रकाश की। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। कभी भी कहने का मतलब, यदि मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो ये कह सकता हूं कि प्रकाश को अपन छूकर के ये नहीं बता सकते कि ये प्रकाश है, लेकिन आप जैसे ही अपन चारों तरफ देखते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में उल्लेख करेंगे। ये बोर्ड है, मार्कर है, आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन आप छूकर के कभी भी ये नहीं बता सकते कि ये प्रकाश है। चारों तरफ से आपके सामने जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। यदि मैं निर्वात की बात करूं तो निर्वात के अंदर प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं जो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जो किसके अंदर शामिल की जाती हैं? किरण प्रकाशिकी के अंदर। विभिन्न प्रकार की घटनाओं में यदि बात करें अपन, तो सबसे पहले अपनी घटना आती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये जो अपन जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों चैप्टर्स जो है मिलकर के आपके लगभग 7 नंबर के क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और कुछ पार्ट आरबीएससी में इस वर्ष हटा है, लेकिन उन चीजों के बारे में भी अपन पहले डिस्कशन करेंगे। आपको यदि प्रकाश के बारे में पता नहीं होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पता नहीं होगा, तो अपन आगे की चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि प्रकाश के परावर्तन के बारे में अपन बात करें तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन, जब भी अपन प्रकाश से संबंधित किसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो अपने को एक चीज की आवश्यकता होगी। उस वस्तु का जिस चीज की आवश्यकता होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। अब बात यह आती है कि दर्पण क्या होता है। यदि अपन दर्पण की बात करें, कोई भी कांच की पट्टिका ले और कांच की पट्टिका के एक भाग पर, जैसे कोई कांच की पट्टिका है और इसके एक भाग पर यदि अपन परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे, तो जिस चीज का निर्माण होता है उसे दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दर्पण कहा जाएगा। यदि कांच की किसी भी एक पट्टिका के ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे तो उसे क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। फिर दूसरी बात ये यहाँ से ये निकल के आती है कि परावर्तक पदार्थ की जो पॉलिश की जाती है वो परावर्तक पदार्थ क्या होता है? सामान्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक, इनके ऊपर पॉलिश की जाती है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने के लिए अपने को जिस चीज की आवश्यकता होगी सबसे पहले, वो क्या होगी भाई? अपनी दर्पण होगी। क्या होगा? दर्पण होगा। दर्पण के अंदर क्या होगा कि ये कोई आपका दर्पण है, मान लीजिए इस दर्पण के ऊपर प्रकाश की कोई किरण आती है, ये प्रकाश की कोई किरण आ रही है। मान लीजिए ये जो सामान्यतः अपन मानते हैं कि एक स्रोत होता है, सबसे ज्यादा जो स्रोत होता है सूर्य जो है एक कॉमन सोर्स होता है प्रकाश का, उससे ये कोई प्रकाश आ रहा है, या आपका कोई दर्पण रखा हुआ है। जैसे ही कोई प्रकाश आता है और दर्पण के ऊपर टकराता है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात देखिए एक माध्यम तो क्या था यहाँ? वायु। सबसे पहले प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से। जब दर्पण के ऊपर आता है तो पहला माध्यम क्या है यहाँ पर? वायु। और जैसे ही प्रकाश दूसरी चीज से टकराता है तो ये दूसरा माध्यम आ जाता है अपना। ये क्या है भाई? दर्पण है। क्या है ये? दर्पण है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से आता है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराता है, और यदि वापस उसी माध्यम में आ जाए, कहने का मतलब ये हुआ यदि वापस वह वायु के अंदर ही चला जाए, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए, ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा था, सूर्य का प्रकाश आता है, दर्पण से टकराता है। जैसे ही दर्पण से टकराता है तो दर्पण क्या था भाई? दूसरा माध्यम था। और पहले अपना सूर्य का प्रकाश कहां से आया था? वायु से होते हुए आता है और दर्पण से टकराता है, और वापिस यदि किसके अंदर चला जाता है? वायु के अंदर, उसी माध्यम के अंदर वापिस चला जाता है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दूसरी बात, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण
आती है दर्पण के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। ये आता हुआ अपन चिन्ह दर्शा रहे हैं इसके ऊपर। जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहा जाता है। और एक और चीज, जहां पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, जहां पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में एक दूसरे को काटती है, उस जगह को अपन बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब की यदि बात करें तो ये वास्तविक स्थिति में अभिलंब कोई जगह नहीं होती, ये काल्पनिक एक भाग माना जाता है जिस स्थान पर आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं। तो देखिए, आपको रटना नहीं है, हर एक चीज को अपन इसी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहली चीज, डायग्राम से देखिए आप, आपतित किरण ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है जो आपकी परावर्तित किरण है। पूरा डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। आपतित किरण है, ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है आपका। तो एक बात बताइए मेरे को, ये तीनों जो चीजें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो ये चीजें हैं ये एक ही तल पर स्थित है या नहीं। देखिए, एक ही पॉइंट के ऊपर तीनों ये चीजें मिल रही हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। इसे परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, इसे परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। यदि परावर्तन के दूसरे नियम की यदि मैं बात करूं, इसके बाद में यदि मैं परावर्तन के दूसरे नियम की बात करूं, तो आपतित किरण और अभिलंब, ये आने वाली किरण है जिसको आपतित किरण बोलेंगे, ये क्या है आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे भाई, आपतन कोण। ये आपतित किरण थी और यह अभिलंब था। बताइए, ये आपतित किरण है और यह अभिलंब है, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसे कोण आई से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, कोण आई से, जिसको क्या बोलते हैं भाई, आपतन कोण कहा जाता है। दूसरी बात, ये आपका अभिलंब है और ये क्या है, परावर्तित किरण। यह अभिलंब है और ये परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण इन दोनों के मध्य, अभिलंब और परावर्तित किरण इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोला जाएगा, परावर्तन कोण। यह अभिलंब था, यह आपकी परावर्तित किरण थी, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ये दूसरा जो नियम है आपका वो ये बात कहता है कि भाई आपतित किरण द्वारा बनाए गए आपतन कोण और परावर्तित किरण द्वारा बनाए गए परावर्तन कोण, इन दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। सदैव आपतित किरण द्वारा बनाए गए आपतन कोण और परावर्तित किरण द्वारा बनाए गए परावर्तन कोण का मान क्या होता है, समान होता है। तो देखिए, सीधी सी बात थी, प्रकाश के परावर्तन के बारे में अपन ने डिस्कशन किया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई भी वस्तु है एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराएगी और दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के पश्चात यदि वह वापिस उसी माध्यम के अंदर आ जाए, यदि वह वापिस उसी माध्यम में आ जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। यदि कि वायु से होती हुई प्रकाश की किरण आई थी, दर्पण से टकराई, वापिस वायु के अंदर चली गई, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहा गया। आपतित, दूसरी चीज अपन ने इनके नियम देखे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित थे। दूसरी बात अपन ने यह देखी कि भाई आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण था, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बना था उसको अपन ने परावर्तन कोण कहा था, जिनकी वैल्यू समान होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, जिनकी वैल्यू समान होती है। देखिए, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी प्रकृति के अंदर जितनी भी जो वस्तुएं होती हैं जिनको अपन देखते हैं, ये केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण ही ऐसा संभव है कि अपन वस्तुओं को, जो भी वस्तुएं देखते हैं प्रकृति में, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही अपन यहाँ पर देख पाते हैं। यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं होगी तो अपन इस प्रकार से कोई भी वस्तुओं को अपन देख नहीं पाएंगे। इसके पश्चात अपन प्रकाश के परावर्तन के बाद में अपनी दूसरी जो घटना है प्रकाश की, उसके बारे में यदि अपन डिस्कशन करें तो दूसरी घटना आती है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन की यदि बात करें तो देखिए, अपन ने अभी देखा था कि भाई प्रकाश की घटना का अध्ययन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, दर्पण की आवश्यकता होती है। तो अपन ने सबसे पहले दर्पण ले लिया, वही घटना होगी। यह आपका कोई अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। इधर से प्रकाश की कोई किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश की किरण आपकी आती है और दर्पण पर आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से दर्पण पर आपतित हुई। उसमें प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये वायु था माध्यम आपका, ये दर्पण है, इधर से आती थी और दर्पण पर टकराती थी और वापस क्या होती थी, वायु के अंदर ही चली जाती थी। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में इस प्रकार की घटना नहीं होती है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में
कोई भी प्रकाश की किरण आती है वायु से होती हुई जाती है और दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के पश्चात अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, अपनी दिशा से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो इस प्रकार की घटना को अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब सीधी सी बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण आने के पश्चात अपनी दिशा से यदि विचलित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। दूसरी बात, जो आ रही है किरण उसको तो अपन वही बोलेंगे भाई, क्या बोला था पिछले में, आपतित किरण। तो यहाँ पर भी अपन क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये क्या था अपना अभिलंब, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, अभिलंब बोलेंगे। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराई और टकराने के पश्चात अपनी दिशा से विचलित हुई तो वहां पर प्रकाश के परावर्तन में अपन ने देखा था कि वापस गई थी, तो परावर्तित किरण कहा था। ये नीचे आई है प्रकाश की किरण, तो अपन इस किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तन किरण बोलेंगे, या अपवर्तित किरण भी इसको कहा जाता है। अपवर्तन किरण या अपवर्तित किरण कहा जाता है। जैसे अपन ने नियम पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में, उसी प्रकार यहाँ पर भी नियम है। पहला नियम की यदि बात करें तो वहां पर पहला नियम था, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपतित किरण है ये, और ये कौन सी है, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब। तो बताइए तीनों भी एक पॉइंट पर स्थित है कि नहीं है, तो पहला नियम यही हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर स्थित होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का पहला नियम कहा जाता है। ये बात थी प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम की। अब दूसरी बात देखी थी उसमें क्या हो रहा था भाई, कि आपतित किरण आ रही थी और यहाँ पर आपतन कोण बन रहा था और ऊपर क्या बन रहा था, परावर्तन कोण। तो उन दोनों की वैल्यू समान थी, लेकिन जरूरी थोड़ी है, यहाँ पर तो प्रकाश की किरण ये आ रही और अपनी दिशा से विचलित हो गई, तो दिशा से विचलित होगी तो ये कोण और ये जो कोण बन रहे हैं इनकी वैल्यू समान थोड़ी है। जब इनकी वैल्यू समान नहीं होगी तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए थे जिसे स्नेल भी बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्नेल भी बोला जाता है, और स्नेल भी इसको बोल सकते हैं अपन। यदि इंग्लिश वर्ड की बात करें तो अपन इसको ये बोलते हैं स्नेल या स्नेल, जो भी बोला जाए इसको, तो स्नेल का नियम भी कहा जाता है इसे। तो उन्होंने एक संबंध दिया स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, कि आपतन कोण आई जो होता है आपका आपतन कोण, और आर क्या होता है भाई, अपवर्तित कोण। क्या होता है, अपवर्तन कोण भी बोल सकते हैं इसको ना, अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि आपतन कोण की ज्या, सुनना भाई वर्ड सुनना, आपतन कोण की ज्या सदैव, ये आपतन कोण है, ज्या का मतलब होता है साइन। अपन मैथमेटिक्स के अंदर ज्या को किससे लिखते हैं, साइन से लिखते हैं। तो देखिए आपतन कोण ये था, उसकी ज्या, आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या होता है, आर की ज्या का मतलब ये हुआ साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का मतलब भाग दे दिया एक दूसरे में। का अनुपात एक स्थिरांक होता है, क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्नेल का नियम क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है, तो ये आपतन कोण और उसकी ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात जो है ये अनुपात को दर्शाने के लिए अपन भागी तो देते हैं, तो उनका अनुपात क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। म्यू क्या है, यहाँ पर एक स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक, जिसे क्या कहा जाता है भाई, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इस म्यू का मात्रक क्या होगा, म्यू का मात्रक क्या होगा, ऊपर साइन आई अपॉन साइन आर है। यदि आई जो है ये भी कोण है और आर जो है ये भी कोण है, तो कोण का मात्रक रेडियन होता है, रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक मात्रकहीन राशि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक मात्रकहीन राशि है। तो देखिए ये था प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि प्रकाश की किरण आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और यदि अपनी दिशा से विचलित हो जाती है तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। वो दो नियम होंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। दूसरा एक स्नेल का नियम होता है, दूसरा इसको स्नेल का नियम भी बोला जाता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने अपन प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल्स जो है प्रकाश के अपवर्तन की, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि मैं पहले एग्जाम्पल्स की बात करूं यहाँ पर, तो आपने देखा होगा सामान्यतः प्रकाश के अपवर्तन की यदि एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने देखा होगा, पहला एग्जाम्पल आता है आपका कि कोई भी बाल्टी होती है, यदि वो बाल्टी पूर्ण रूप से जल से भरी हुई है, कोई भी बाल्टी है यदि वो पूर्ण रूप से जल से भरी हुई है और उसके अंदर अपन सिक्का रख देते हैं,
यदि उसके अंदर क्या रख देते हैं, सिक्का, तो वो सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला उदाहरण आता है कि पानी की भरी हुई बाल्टी में सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है भाई, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। तो अपनी आंखों की सहायता से प्रकाश की किरण बाल्टी के अंदर जाएगी। जैसे बाल्टी के अंदर प्रवेश करेगी, बाल्टी के अंदर जल भरा हुआ होता है, जल से वहां से टकराने के पश्चात जैसे ही वो वापस आएगी, तो वापस आने के पश्चात देखिए, मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अपन इस चीज का परीक्षण कर रहे हैं, ये यहाँ से अपन आप देख रहे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, यहाँ तक तो भाई पूर्ण रूप से जल भरा हुआ था, यहाँ तक क्या था, जल था, तो यहाँ तक तो माध्यम चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे बाहर आई, अब ये तो है नहीं कि अपन आंख को पानी के अंदर डालकर देखेंगे, जैसे बाहर देखेंगे तो अपने पास बाहर क्या आ गया माध्यम भाई, वायु आ गया। ये जल था और ये माध्यम क्या चेंज हो गया, वायु। और आपका अपवर्तन का नियम भी यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यदि वो अपनी दिशा से विचलित हो जाए, जैसे यहाँ तक तो ऐसे आएगी, अभी अपनी दिशा से विचलित हो जाएगी और अपनी आंखों तक पहुंचती है, तो सिक्का रखा हुआ यहाँ पर होता है, जबकि ये उभरा हुआ ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण इस प्रकार की घटना होती है। यदि दूसरे एग्जांपल्स की मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए, आपने एक सेम इसी प्रकार से छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि पानी की भरी हुई बाल्टी के अंदर पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देता है। वही कंडीशंस होगी, यहाँ पेंसिल रखी हुई है, प्रकाश की किरण आएगी यहाँ तक, और जैसे प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी, जैसे प्रकाश की किरण बाहर निकलना प्रारंभ करेगी, तो यहाँ पर वायु है, पहले जल था, तो वो भी अपने को कैसी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तीसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है, यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पहले, कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात तारे जो है आपको आभासी स्थिति में ना दिखाई देकर के, मतलब वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देकर के आभासी स्थिति में दिखाई देते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल के अंदर जो तारे होते हैं, तारों से प्रकाश की किरणें आएगी, जैसे प्रकाश की किरणें आएंगी तो मानव जो है आपका वो पृथ्वी के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ से तारे को देख रहा है, तो तारों से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की धूल के कण विद्यमान होते हैं, धूल के कण विद्यमान होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तथा दूसरी बात ये भी है कि कुछ से आपकी अलग अलग परतें पाई जाती हैं वायुमंडल के अंदर, तो उनसे, और कई बार ये होता है कि वायुमंडल के अंदर कई प्रकार के वायुयान वगैरह भी गति करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वायुयान की बात भी अपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे वायुयान नहीं गति करे तब क्या कंडीशन होगी, तब भी वो तो अपने को चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो मुख्य कारण ये है कि जैसे तारों से प्रकाश की किरण आएगी तो प्रकाश की किरण आने के पश्चात वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूल के कण विद्यमान होते हैं। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण ये आ रही है, इस धूल के कण से टकराती है, फिर वापस चली जाती है, फिर दूसरे धूल का कण आ गया उससे टकराती है और लास्ट में अपनी आंखों तक पहुंचती है। तारा होता यहाँ पर है और वो वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देकर के यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के माध्यमों में परिवर्तित होता जाता है। पहले वायु थी, फिर धूल के कण के कारण दूसरा माध्यम आ गया, फिर तीसरा माध्यम आ गया। इस प्रकार से तारा अपने को वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देकर के, वास्तविक स्थिति तारे की यहाँ पर होती है लेकिन तारा अपने को दिखाई यहाँ पर देता है और वो चमकता हुआ दिखाई देता है। वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देने के कारण ही वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ये भी अपना प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण था। आपको उदाहरण रटने नहीं है कि केवल ये 3-4 उदाहरण ही है, अपने को केवल ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और यदि वो अपनी दिशा से विचलित हो जाए तो वहां पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी, चाहे फिर एग्जाम्पल्स किसी भी प्रकार का आए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, और अपवर्तन के पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, टॉपिक के नाम से पता चल रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण का पूर्ण रूप से परावर्तन होना, पूर्ण रूप से परावर्तन होना। इसके एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में है, ज्यादा डिटेल से नहीं है, तो अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो पहला देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सामान्य अर्थ होता है कि जैसे ही प्रकाश की कोई किरण आएगी और दर्पण पर टकराए या किसी माध्यम पर, कई चीजें जो है जरूरी नहीं है दर्पण का ही अपन उपयोग में ले, कई वायुमंडल के अंदर कई चीजें उपस्थित होती हैं, जैसे मिट्टी जो होती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा यदि ज्यादा होती है तो वो भी एक दर्पण की भांति व्यवहार करने लग जाती है। यदि पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है तो उसको अपन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं।
पहला देखिए, इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यदि मैं पहली बात करूं तो पहला एक शब्द आता है मरग मरीचिका। मरग मरीचिका इसका पहला एग्जांपल होता है। मरग मरीचिका का सामान्य अर्थ होता है कि रेगिस्तानी जो इलाके हैं वहां पर हिरण रहते हैं, और रेगिस्तान में जब ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है उसके अंदर जब प्रकाश जो है आपका सीधा पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, जैसे ही सीधा पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वहां पर सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जैसे ही मिट्टी से टकराएगा तो मिट्टी से टकराने के पश्चात वहां पर वो मिट्टी जो है वो चमकती हुई दिखाई देती है, और वहां पर रहने वाला हिरण जो है उसको पानी समझ करके इधर उधर घूमता रहता है, जिसे मरग मरीचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरग मरीचिका कहा जाता है। इस प्रकार की घटना। और दूसरा यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपने एक और देखा होगा, नई नई सड़क के निर्माण के में भी इस प्रकार की घटना होती है। जैसे ही कोई नई सड़क का निर्माण किया जाता है तो नई सड़क के निर्माण के दौरान अपन एक चीज नोटिस करते हैं कि जैसे ही अपन चल रहे हुए होते हैं और मध्याह्न का समय होता है, दोपहर के समय के अंदर अपन ये इस बात को नोटिस करते हैं कि जैसे दोपहर का यदि समय है मान लीजिए, तो दोपहर के समय में क्या होगा कि सूर्य की सीधी किरणें वहां पर आएंगी, और जो डामर की बनी हुई सड़क होती है ना उसके ऊपर अपने को जो है पानी सा भरा हुआ दूर से दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। तीसरी बात, आपने और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे एक एग्जाम्पल्स की यदि मैं और बात करूं तो इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इंद्रधनुष का बनना, देखिए इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर आता है। जैसी बारिश होती है, इंद्रधनुष का निर्माण बारिश होने के पश्चात होता है। तो बारिश होने के पश्चात क्या होगा कि जैसे बारिश होगी तो बारिश होने के पश्चात कुछ जो बूंदे हैं वायुमंडल के अंदर रह जाती हैं। बारिश की कुछ बूंदे वायुमंडल के अंदर रह जाती हैं। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो जैसे ही बारिश खत्म होती है उसके तुरंत बाद जैसे ही सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश आता है उसी दौरान इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। जैसे ही ये आपका इंद्रधनुष का निर्माण होगा तो वायुमंडल में कुछ बूंदे रह जाएंगी, और जैसे ये बूंदे रहेंगी तो ये बूंदे एक प्रिज्म की तरह कार्य करने लग जाती है। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह कार्य करने लग जाती है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म का सामान्य अर्थ ये होता है कि भाई श्वेत प्रकाश जो है ना उसको 7 रंगों में विभक्त करना। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना। अभी प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी। जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा और वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की बूंदे विद्यमान हैं, उनसे टकराएगा, तो जैसे ही उनसे टकराता है तो उनसे टकराने के पश्चात क्या होगा कि जो ये प्रकाश जो है आपका, ये प्रकाश जो है आपका वो कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा भाई? 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है, जिससे अपने को इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। और इसके पश्चात अपन आगे का प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपरावर्तन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।